ये जो नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है हमारी स्पेसिफिकली क्यूबिक इक्वेशंस की, इसके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ी क्लैरिटी लेते ताकि जो जितने अलग अलग बहुत सारे सिनेरियोज हमारे ब्रेन में बन गए हैं उन हर एक सिनेरियो पर क्लैरिटी मिल जाए और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है वो थोड़ा समझ आ जाए। आई होप आप जानते हो आपको हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। ये प्रिपरेशन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू की थी, अब हम कैलकुलस पर आ पहुँचे हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपके बाकी हैं। कंसेप्ट्स को समझना, उन्हें एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करना एंड देन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस अलॉट करना और फिर चैप्टर को कंक्लूड करना उससे पूछे गए सारे JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। ये हमारी इस पैटर्न, इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इस प्रिपरेशन में अगर आज हम बात करें तो मैं सीधे क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा, बट इन केस इफ यू नीड एनी क्लैरिटी और रादर अ क्विक रिव्यू तो आई होप आपको तीनों सिनेरियो पता है। सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में दे देना चाह रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देना चाह रहा हूँ कि अगर आपका y एक्सिस और x एक्सिस कुछ ऐसा है तो ग्राफ किस किस तरीके से बन रहा था, बस उसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। आई होप आपको याद होगा, या तो ग्राफ ऐसे ही बन जा रहा था, उस केस में आपका एक ही रूट था, या फिर आपको याद होगा ग्राफ अगर ऐसे बना। आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। आपको हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, या फिर कुछ एक ऐसा सिनेरियो जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। आई होप ये सारी बातें आपको याद है और हर एक सिनेरियो आपको पता है कि कैसे हमने चीज़ें डिस्कस की थी। आपको याद है डिस्क्रिमिनेंट कैसे काफ़ी कुछ चीज़ें डिसाइड करवाता है और हम कैसे ओवरऑल पूरी फंक्शनैलिटी वर्कआउट करते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जो मैक्सिमा मिनिमा, जो मोनोटोनिसिटी का कंसेप्ट पता है ना, ले देकर लगाना वही है। जैसे इस क्वेश्चन को गौर से देखो और अच्छे से समझो कि एग्जैक्टली वो क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है और क्या करने को कह रहा है। वो कह रहा है x³ - 3x + a = 0 आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। एक्सीलेंट। अगर ये एक क्यूबिक इक्वेशन है तो क्या कंडीशन होगी सर, या टेक्निकली a की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इसके 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो मेरा कहना है सर, इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट की कहानी तो एक ही थी, सिंपल सी। आप या तो अपना कॉमन सेंस लगाएं या फिर थोड़ा ध्यान से सोचें, जो आपको तरीका ठीक लगे। देखो, अब अगर लास्ट लेक्चर के सारे लर्निंग्स याद हैं तो सीधे सीधे आप उन्हें अप्लाई करें, पर इन केस अगर वो मिस कर रहे हो और लॉजिकली चीज़ें समझ कर रखनी है तो आप बिल्कुल डिराइव कर लो। पर मेरा कहना यह है कि आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो लर्निंग्स आपको याद हो जानी चाहिए, तो उसी के लिए हम ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको एक छोटी सी लर्निंग याद दिलाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो कंडीशन क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत बातें याद आ रही हैं तो मैं इसको मान लेता हूँ, लेट्स से f ऑफ x क्या है सर, वो है आपका x³ - 3x + a। इन केस बस आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगे f' निकालने में। बताओ f' क्या होगा। अगर आप f' निकालें तो इसका डेरिवेटिव होगा 3x² - 3, क्योंकि ये तो आपका 0 हो जा रहा है। सो दिस इज हाउ f' लुक्स लाइक। अच्छा, मुझे बस ये और बता दो f' 0 कहाँ हो रहा है सर। अगर आप f' को 0 रखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपका 3x² - 3 0 हो रहा है, मतलब 3x² 3 हो रहा है, मतलब x² कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब x कितना हो रहा है सर, x आपका निकल कर आ रहा है +-1। क्या आप मेरी बात समझ पाए। मतलब वो जो x1 और x2 हम निकाल कर लाते थे, आई होप आपको याद आ रहे होंगे, वो आपके +1 और -1 है, अगर आप भूले नहीं हो तो। क्या आपको ये सारी कहानी याद है। अब अगर मुझे x1 और x2 पता चल गए और मुझे ये पता चल रहा है कि f' आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 रियल रूट्स हैं, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता तो वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 आता। बस एक सिनेरियो आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। अब अगर इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो जो 1 और -1 है, आप खुद इमेजिन करो, आपको एक जगह मिनिमा और एक जगह मैक्सिमा मिलना तय है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और जाहिर सी बात है x³ का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, यानी 1 है। अगर आप x की वैल्यू -∞ पास करोगे तो -∞ पर जाओगे, x की वैल्यू +∞ पास करोगे तो +∞ की तरफ जाओगे। तो टेक्निकली अगर मैं आपको एक ग्राफ का बस मोटा मोटा आइडिया देने की कोशिश करूँ कि थोड़ा बहुत कैसा दिख रहा होगा, वो समझाने की बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना इस बात को। ये आपके पूरे इस पिक्चर को क्लियर कर देगी कि एग्जैक्टली आपको सोचना कैसे है। याद करो, सिंपल सी बात,
माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ चला आ रहा है और कुछ ऐसा जा रहा है, और आप खुद पा रहे हो कि इस ग्राफ में मैं कितने पॉइंट्स देख रहा हूँ सर, इसके 3 बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। यही मुझसे वो चाह रहा था कि 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकले। कैसे निकालेंगे सर? देखो ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये मेरे ख्याल से सर आपका -1 रहा होगा, है ना, और ये पॉइंट क्या रहा होगा 1। अब देखो वो कहने को -1 बहुत दूर और 1 बहुत पास बन रहा है, पर आई होप मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ -1 पर मैक्सिमम मिलेगा, 1 पर मिनिमम मिलेगा। अब सारी बातें छोड़ो, -1 पर इसको पॉजिटिव और 1 पर इसको मिनिमम होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर -1 और 1 दोनों पर ये पॉजिटिव रहा तो फिर वो इंटरसेक्ट करे बिना ही निकल जाएगा, या दोनों पर नेगेटिव रहा तो भी वो इंटरसेक्ट किए बिना ही निकल जाएगा, मतलब फिर एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। आपको सिनेरियो याद है क्या? तो एक सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो -1 और 1 पर इस फंक्शन की वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। आप सुन रहे हो, मैं फिर से कहता हूं, -1 और 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि -1 पर पॉजिटिव और 1 पर नेगेटिव जैसा एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। तो शैलाई से इसके अगर 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो वो तब होगा जब आपका f(1) और f(-1) क्या हो? नेगेटिव। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर f(1) निकालना चाहा तो 1 - 3 कितना? -2 + a। तो f(1) कितना आएगा भाई? वो आ जाएगा -2 + a। एनी प्रॉब्लम सो फार? और f(-1) अगर निकालना चाहा तो -1 अगर मैं पास करता हूँ तो ये -1, ये +3, 3 - 1 कितना? 2। आई होप आप देख पा रहे हो, तो ये हो जाएगा 2 + a। सो दिस इज गोइंग टू बी कितना? दिस इज गोइंग टू बी 2 + a एंड आई वांट दिस प्रोडक्ट टू बी <0। अगर इसे थोड़ा सा रीराइट करना चाहें तो शैलाई से ये लिखा हुआ है a-2 और ये लिखा हुआ है a+2 एंड वी वांट दिस प्रोडक्ट टू बी नेगेटिव। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस होल पार्ट? अब करना क्या है वो समझो। मुझे बस टेक्निकली ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास अगर आप नंबर स्केल पर चीज़ें प्लॉट करें, अगर आप नंबर स्केल पर चीज़ें प्लॉट करें तो आपको क्या समझ आ रहा है? सर ए की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी है? -2 और कहीं ना कहीं कितनी है? 2। आपको क्या चाहिए? नेगेटिव। आई होप आपको ये बात याद है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कुछ कहने की तो ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपका a -2 से 2 के बीच में है, आई रिपीट, अगर आपका a -2 से 2 के बीच में, क्योंकि इक्वल टू 0 तो नहीं चाहिए था, उसमें तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, रिपीटेड रूट होते। क्या कहानी आपको याद आ रही है? तो a जो है अगर वो -2 से 2 के बीच में है, अगर a जो है वो -2 से 2 के बीच में है, तो इस एक्सप्रेशन के, ये जो आपका एक्सप्रेशन है x³ - 3x + a, इस एक्सप्रेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेंगे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन? क्या इसके किसी भी पार्ट में कहीं पर कोई कंफ्यूजन? एंड आर यू एबल टू रिलेट कि एग्जैक्टली कैसे सोचना है और कैसे इन क्वेश्चंस को करना है? कुछ ज़्यादा कोई कंडीशन रटने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर चीज़ें ठीक से समझी हैं तो बस अपना मोनोटोनोसिटी, मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट्स का ही एक्सटेंशन है, अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो। चलो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है प्रूव करिए कि वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं एग्जैक्टली 2 नॉन सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC सच दैट 10A + 10B + 10C 100 हो। सर ये क्वेश्चन तो ट्रिगो का है या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स या सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरा कहना है IIT JEE ऐसे ही करता है। मतलब JEE एडवांस की बात करें, IIT JEE मेंस की आप बात करें, वो ओवरऑल कंसेप्ट्स को मिक्स करके ही आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो इस सवाल को अगर आप ठीक से देखें तो ये है आपका ऑफ कोर्स ट्रिगो या सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन, पर इसमें क्यूबिक इक्वेशन वाला भी नॉलेज अप्लाई हो रहा है। सारी बातें छोड़ो, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, आपको ये प्रूव करना है कि एक एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 नॉन सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC। मतलब अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि 10A + 10B + 10C अगर 100 है ना, मतलब ऑफ कोर्स, तो आप ये पाएंगे कि ऐसे 2 ही ट्रायंगल्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं नॉन सिमिलर की बात करूँ, बाकी सब आपस में सिमिलर होंगे। मतलब वो 2 ही ऐसे ट्रायंगल्स होंगे जो नॉन सिमिलर होंगे, जिनमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी। और वो कैसे होंगे? वो आइसोसेलेस होंगे। अब एक क्लू मुझे ये दिया गया कि वो आइसोसेलेस है। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है मतलब 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स मतलब 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि आपके ये 2 एंगल्स जो हैं A और B इक्वल हैं। मुझे पता है कि अगर सर ये ट्रायंगल है तो A + B + C कितना होता है? ये हो जाता है 180 डिग्री। अगर A और B इक्वल हैं और B को भी A से ही रिप्लेस कर दो तो शैलाई से मुझे पता चलता है कि 2A
प्लस सी कितना है 2a प्लस सी 180 डिग्री है। क्या सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा कंक्लूजन समझ आया है? इसमें तो कोई डाउट या परेशानी नहीं। एक छोटा सा काम हम कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट सा काम है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर सी को वहाँ शिफ्ट किया जाए तो 2a कितना हो जाता है? 2a हो जाता है 180 माइनस सी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर दोनों तरफ 10 रेशो ले लिया जाए, अगर दोनों ही एंगल्स पर मैं 10 रेशो ले लेता हूँ तो आपको क्या दिखेगा? जाहिर सी बात है सर, आप अगर 10 रेशो लेते हैं तो 10 2a हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर कितना होगा? 10 180 माइनस सी। और क्या आप मुझे सिखाएंगे 10 पाई माइनस सी कितना होता है? अगर मैं आपसे पूछूँ पाई, तो पाई के कारण आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पुश हुए क्योंकि आपने नेगेटिव किया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो 10 नेगेटिव होगा और पाई के कारण 10 10 ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस 10c इज इक्वल टू व्हाट? 10 2a। चाहें आप तो 10 2a पर भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या होगा? आई होप आपको पता है, 10a प्लस b वाला फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। इसी तरीके से 10 2a पर, आई होप मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, 2 टाइम्स 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a जैसा कोई फॉर्मूला लग सकता है। इस बात से क्या लेना देना सर? इस आप थॉट को कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हो, एग्जैक्टली आप चाह क्या रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक सिंपल सा पॉइंट मान देता हूँ कि लेट्स से मुझे गिवन है, मुझे क्या गिवन है कि आपका 10a 10b और 10c जो है वो 100 है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। आई रिपीट, लेट्स से मान लेते हैं कि मुझे गिवन है 10a प्लस 10b प्लस 10c 100 है, तो मैं ओवरऑल इस कंक्लूजन पर आकर अटकना चाहिए कहानी कि वो जो आप ये a b और c के लिए बात करें वो कुछ इस तरीके की है। किस तरीके की है कि वो दो नॉन सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हैं। इस बात पर मैं आ रहा हूँ, पर पहले मुझे लेट्स से क्या गिवन है? 10a प्लस 10b प्लस 10c 100 है। जब मुझसे कोई कह रहा है कि 10a प्लस 10b प्लस ये जो आपका है 10c जो कि आपका 100 है, तो क्या मैं 10a को ऐसा लिख सकता हूँ 100 माइनस 10a, सॉरी 100 माइनस 10b प्लस माइनस 10c? आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। यानी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि 10b और 10c को वहाँ शिफ्ट किया, कोई परेशानी नहीं। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। आप याद करो, हमने आइसोसेलेस को लेकर क्या देखा था? हमने आइसोसेलेस को लेकर देखा था कि सर आपके a और b सेम है। अगर a और b सेम है तो 10a और 10b भी सेम होंगे। तो क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ 10a प्लस 10a यानी 2 टाइम्स 10a प्लस कितना 10c इज इक्वल टू 100? आई होप इस बात से कोई परेशानी नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमारे अगर a और b इक्वल थे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके 10a और 10b भी तो इक्वल होंगे। डू यू ऑल गेट दैट? आई होप इट इज़ नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखो सर, यहाँ पर भी आपको 2 10a दिख रहा है ना? मैं इसे इक्वेशन कह देता हूँ, जैसे कि लेट्स कॉल इट इक्वेशन। इससे पहले मैं इस वाले पार्ट को, ये वाला जो डेटा हमने निकाला था, या फिर आप चाहें तो 10 2a से ही अभी डील कर लें। लेट्स से इसे मैं लिखता हूँ 10 2a। इस 2a को मैं एक्सपांड करूंगा, पर सुनिएगा ध्यान से, 10 2a हमारा कितना आ रहा था? माइनस 10c। ध्यान से देखना, अगर मैंने इसे कहा इक्वेशन 1 है ना, और अगर मैंने इसे कहा इक्वेशन 2, अब ध्यान से देखो, आपको कुछ पता चल रहा है क्या कि आपका 10c जो है वो माइनस 10 2a के इक्वल है। तो 10c को क्या मैं माइनस 10 2a से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये लिखा है 2 10a, गौर से सुनना, 2 10a, और 10c को किससे रिप्लेस किया? माइनस कितना 2 10a नहीं 10 2a है ना, माइनस कितना 10 2a इज इक्वल टू 100। आई होप अब आपको समझ आ रहा है मैं किस तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ और कैसे ये क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, और शायद मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा पता चलेगा। आई होप आप देख पा रहे हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि जो आपका लिखा होता वो तो था ही, बस 10c को मैंने माइनस 10 2a यानी ओवरऑल इसी से रिप्लेस किया है। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से जो हमने की यहाँ पर? आई होप आप देख पा रहे हो। 2 10a एज इट इज है, 10c को मैंने माइनस 10 2a से रिप्लेस किया। एवरीवन विद मी सो फार? अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं वही वैल्यूज रखने वाला हूँ जो वहाँ पर हम रखने वाले थे उसी के साथ, है ना। एक छोटा सा काम ध्यान से देखो, मतलब आप चाहते तो आप सीधे सीधे 10c की जगह ये भी रख देते तो कोई बुराई नहीं थी, पर बस मैं चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली अब हम कैसे एक क्यूबिक इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। तो देखो, ये रहा आपका 2 10a है ना, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका 2 10a अपॉन में कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर a, और राइट हैंड साइड पर तो 100 है ही, कोई दिक्कत? चलो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। ध्यान से नोटिस करना, एक एक स्टेप अच्छे से समझना, यहीं पर पूरी चीज़ें छुपी हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर को 2 10a से मल्टीप्लाई कर किया है ना, तो पहले तो क्या मिलेगा 2 10a एज इट इज है ना, तो पहले क्या मिलेगा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 10a, और 2 10a को 10 स्क्वायर a से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स 10 क्यूब a है ना, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 टाइम्स 10 क्यूब a।
व्हाट आई एक्स्ट्रा और एडिशनली गेट इज, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, वो आपके 100 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 100 10 स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड पर कितना आ जाएगा 100 माइनस 100 टाइम्स 10 स्क्वायर है। मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये कि आपको -2 10 भी तो लिखना था, है ना, मैंने यहाँ पर -2 10 नहीं लिखा, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने एक छोटा सा पार्ट मिस किया, ध्यान से सुनना, हमने इसे तो इससे मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैंने वो -2 10 लिखना मिस किया, तो वो मैंने लिखा। और जब 1 माइनस 10 स्क्वायर ओवरऑल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर को मैंने इससे यानी 100 माइनस 100 टाइम्स 10 स्क्वायर ए से लिखा। क्या ये एक्सप्रेशन समझ आ रहा है सर? इसमें कुछ गुंजाइश है क्या सिंप्लीफिकेशन की? देखो 2 10 ए से 2 10 ए हटा, बहुत बढ़िया। अब अगर 2 10 क्यूब ए को मैं उधर लेकर गए तो ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा 2 टाइम्स 10 क्यूब ए, ध्यान से नोटिस करना, माइनस कितना 100 टाइम्स 10 स्क्वायर ए, है ना, और प्लस कितना 100। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, मुझे बार बार 10 ए लिखना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने अपने काम को आसान बनाने के लिए क्या मान सकता हूँ सर, 10 ए को x मान लो आप, और देखो सब जगह से एटलीस्ट 2 कॉमन आ जा रहे हैं, तो क्या दिखेगा, ये इक्वेशन बनेगी x क्यूब, ध्यान से नोटिस करिएगा, माइनस 50x स्क्वायर प्लस कितना 50। क्या ये बात आप समझ पाए? हमारे पास ले देकर फाइनली क्या निकल कर आई है, अगर आप देख पा रहे हो तो x क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 50 एक क्यूबिक इक्वेशन। अब मेरा आपसे ये कहना है, अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊं तो क्या मैं इसका डेरिवेटिव निकाल कर इसके रूट्स को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी प्रोड्यूस कर सकता हूं? कोशिश करते हैं, है ना। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया f ऑफ x, है ना। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, लेट्स से मैं मान लेता हूँ f ऑफ x। f ऑफ x हम मान लेते हैं x क्यूब माइनस 50x प्लस 50। आई होप हमारा यही एक्सप्रेशन था, है ना। क्या था भाई, x क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 50, है ना, 50x स्क्वायर प्लस 50। अब लेट्स से f डैश x निकालते हैं, तो f डैश x क्या आ जाएगा, गौर से देखिए, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस कितना 15 × 2 100x। अगर मैं f डैश x को 0 के इक्वल रखकर रूट्स निकालता हूँ, है ना, तो f डैश x को मैंने 0 के इक्वल रखा, तो देखो रूट्स क्या आ जाएंगे, आप फैक्टराइजेशन करोगे तो x कॉमन, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 100, है ना। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या पता चलेगा, x की एक वैल्यू तो 0 होगी और एक वैल्यू 100/3 होगी। डू यू ऑल गेट दैट? क्या दो चीज़ें देख पा रहे हो, 0 और 100/3? एनी कन्फ्यूजन्स ऑन दैट? कोई परेशानी? अब कैसे सोचेंगे ज़रा इस बात पर बात करते हैं, ध्यान से देखना। f डैश x मुझे पता चला कि एक तो x की वैल्यू 0 और एक 100/3 पर कैसा है, इन दो वैल्यूज़ पर आपका f डैश x 0 है, मतलब f ऑफ x इन दो पॉइंट्स पर अपना मैक्सिमा और मिनिमा अटेन कर रहा होगा। दो बातें और निकाल लेते हैं, मैं f ऑफ x की वैल्यू 0 पर और f ऑफ x की वैल्यू 100/3 पर मोटा मोटा एक अप्रॉक्सीमेटली गेस करने की कोशिश करता हूँ कि वो कितनी होगी। ऐसा क्यों कर रहे हो, ताकि मैं ग्राफ इसका थोड़ा वर्कआउट कर पाऊँ कि किस तरफ जा रहा होगा, ताकि मैं इस पर कुछ अपने रिजल्ट्स, कुछ कंडीशंस निकाल पाऊँ। तो देखो ज़रा ध्यान से, सर जब आप 0 रखोगे तो मैं पूछता हूँ आपसे f ऑफ 0 कितना आएगा, f ऑफ 0 आप निकालो तो 0 0 50, तो f ऑफ 0 तो कितना है 50, और f ऑफ अगर आप निकालें 100/3, देखो मैं थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की आपसे बात कर रहा हूँ, 100/3 मतलब 33, है ना, 33 का क्यूब माइनस 50 × 33 का स्क्वायर प्लस 50। आप सोचो 33 का क्यूब मतलब 33 × 33 × 33, पर यह है 50 × 33 × 33, तो ऑफकोर्स ये इससे बड़ा होगा। मोटा मोटा गैस करने की कोशिश करो, और वो जो एक्सप्रेशन जो इससे बड़ा होगा उसमें अगर आप 50 ऐड भी करें तो ओवरऑल बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 33 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 33 के साथ 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा इससे। तो जिन दोनों में 50 से भी ज़्यादा का डिफरेंस होगा, तो ओवरऑल ये एक नेगेटिव वैल्यू है, उसमें आप 50 भी ऐड कर दोगे तो कंपैरेटिवली एक बड़ी नेगेटिव वैल्यू ही आपको मिलेगी। आप निकाल के देख लीजिए, कॉमन सेंस पर बेस्ड बात है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ f 100/3 मुझे नहीं पता, पर ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी 0 से छोटा होगा। मुझे एक छोटी सी बात शायद अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप जानते हो कि सर देखो कॉमन सेंस पर बेस्ड बात है, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी पास किया तो माइनस इन्फिनिटी और 50, तो ये ले देकर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, और जब आप इन्फिनिटी पास करोगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, अगर इसका ग्राफ मैं बनाऊं, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, बस थोड़ा विजुअलाइजेशन ताकि मैं चीज़ें समझ पाऊं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको लेकर बस आइडिया ले रहा हूं। उससे क्या फ़ायदा होगा?
उससे आई थिंक मैं इसके रूट्स को लेकर, मैंने रूट्स नहीं निकाले पर इसके रूट्स को लेकर मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। समझो बात को, ये माइनस इन्फिनिटी से चला आ रहा है मतलब यहाँ से चला आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है मतलब उधर तक ऊपर तक जा रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जाएगा। लेकिन 0 पर 50 और 100/3 पर नेगेटिव। अच्छा 0 ये रहा तो 0 पर 50 और 100/3 मान लो ये रहा है ना, इस पर नेगेटिव मतलब ये वैल्यू रही। तो टेक्निकली आपका कर्व इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजरेगा, है ना, मतलब इट्स लाइक ऐसा आ रहा होगा और ऐसा जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर मैं इसको सिंपल सा ऐसा कुछ इतनी मेहनत करते हुए ऐसा ना बनाऊं तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैक्सिमा अटेन किया और यहाँ पर ये आया, है ना। मैक्सिमा अटेन करवाना 0 पर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं एक स्मूथ कर्व नहीं बना पा रहा हूँ, बट फिर भी कोशिश कर लेता हूँ कि कुछ ऐसा सा ये मैक्सिमा और ये गया। अब समझने की कोशिश करना आप ध्यान से, मैंने क्या कहा वो समझो। 0 पर क्या आया सर? 0 पर आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिली। 100/3 पर क्या आया? 100/3 मान लो ये था, यहाँ पर आपको क्या मिली? एक नेगेटिव वैल्यू मिली। आप सुन रहे हो क्या? आई रिपीट, 100/3 पर एक नेगेटिव वैल्यू मिली, 0 पर एक पॉजिटिव वैल्यू मिली। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जनाब कि आपका कर्व एक बार तो यहाँ, क्योंकि इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, तो एक बार यहाँ और डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज हुआ तो एक बार यहाँ, मतलब 3 बार ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। सुनिएगा ध्यान से, ये कर्व अगर 3 जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा मतलब एक्स की कितनी वैल्यूज मिलेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आई होप आप खुद कॉमन सेंस से बता पा रहे हो। आप ऐसे सोचो, ये जो वैल्यूज आपने निकाली हैं तीनों डॉट्स क्या है? ये आपके x यानी किसकी वैल्यू है? 10a की वैल्यू है। मतलब ये वैल्यू आपकी 10a की एक वैल्यू है, ये आपकी एक 10a की वैल्यू है और ये भी आपकी एक 10a की वैल्यू। अब मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से सुनना, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, गौर से समझना इस बात को और आप खुद समझ पाओगे ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर ये जो 10a की वैल्यू है ये ऑफकोर्स 0 वाला पॉइंट ये है जो 0 से पहले बनेगा। आप समझ पा रहे हो? तो ये ऑफकोर्स एक नेगेटिव वैल्यू होगी। अब आप सोचो ये जो पॉइंट है ये एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब 10a नेगेटिव है। 10a नेगेटिव कब होता है? जब a आपका कैसा हो? जब a आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल हो। अब सोच के चलो, अगर a एक ऑब्ट्यूज एंगल रहा, अगर a एक ऑब्ट्यूज एंगल रहा और a और b इक्वल थे, अगर a और b इक्वल थे, अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है और ये भी 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो दो एंगल्स ऐसे मिलेंगे जो आपके 90 डिग्री से बड़े हो गए, तो क्या है? ट्रायंगल बन पाएगा। आप सुन रहे हो? अगर दो 90 डिग्री से बड़े एंगल मिले तो ये 90 डिग्री दो बड़े एंगल होने के कारण जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। तो शलाई से मुझे ये वैल्यू तो डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो क्या मैं इन दोनों एंगल्स को कंसिडर कर लूँ? कर लो सर, ये दोनों एंगल्स पॉजिटिव है, मतलब 10a पॉजिटिव है। तो आपके ये एंगल्स कैसे हैं? यहाँ पर जो a है वो आपका कैसा है? वो एक एक्यूट एंगल है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए मैंने दो कंडीशन सोची। मैंने क्या दो कंडीशन सोची? कि मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, मतलब मैंने क्या किया? मैंने a और b को इक्वल रखा और मैंने कंडीशन अप्लाई करी कि 10a + 10b + 10c = 100। तो मैंने जब ये दो कंडीशंस अप्लाई की तो मुझे जो 10a की वैल्यूज मिली वो दो ही मिली। अब अगर और ज़्यादा ऐसे ट्रायंगल्स होते जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते तो मुझे और भी अलग अलग वैल्यूज मिलती उस एंगल a की, पर एंगल a की मुझे 3 मिल रही थी, उनमें से एक तो डिस्कार्ड हो गई ऑब्ट्यूज होने के कारण। तो क्या मैं ये कहूँ कि मुझे एंगल a की दो ही वैल्यूज मिली? जो भी रही हो, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ अभी उन वैल्यूज में, मुझे बस ये प्रूव करना था कि ऐसे दो ही एंगल्स मिले। अब अगर a ऐसे दो मिले तो इसी के करस्पॉन्डिंग b भी वही दो होंगे, क्योंकि a जैसा ही b है, और a और b डिसाइड हो जाएंगे तो c भी डिसाइड हो जाएगा। तो तीनों एंगल्स डिसाइड हो गए। किस बेसिस पर? या तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएंगे a, b और c, या फिर इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और एंगल्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो या तो तीनों एंगल्स ऐसे होंगे या फिर तीनों एंगल इसके अकॉर्डिंग होंगे। तो क्या कुछ और एंगल्स का कॉम्बिनेशन आएगा? नहीं आएगा। तो या तो जितने भी सारे ट्रायंगल्स मिलेंगे वो इस एंगल्स के अकॉर्डिंग सिमिलर होंगे या फिर इस एंगल के अकॉर्डिंग सिमिलर होंगे, पर वो ये दो ही तरीके के ट्रायंगल बनाएगा, इसके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं बनाएगा। क्या पॉइंट समझ पा रहे? जैसे समझाने के लिए मैं आपको कहता हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए कि 10a जो आया वो लेट्स से 1/√3 और a की वैल्यू आपको पता चली 30 डिग्री, तो b भी 30 डिग्री, 30 + 30 60, तो c कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो 60 60 120 के ट्रायंगल बनेंगे। ऑफकोर्स लेंथ ऑफ साइड चेंज होती रहेगी पर एंगल तो वही है ना। और इसी तरीके से मान लो ये वाला जो एंगल था ये 10a था, इसकी वैल्यू थी मान लो √3, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ यही होगी, बस मानने के लिए कह रहा हूँ, समझने के लिए। तो उस केस में ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री,
तो 60, 60, 120 और 60, तो वो आपका कैसा बन जाएगा, आइसोसेलेस, सॉरी इक्विलैटरल। और वैसे जो भी आपको साइड की लेंथ रखते जाना, ट्रायंगल का एंगल वही रहेगा। तो एक तो 60, 60, 60 वाले रहेंगे, एक 30, 30, 120 वाले रहेंगे। बस एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। पर इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। एक तो ये अपने सेम सारे सिमिलर होंगे और ये सारे सिमिलर होंगे, क्योंकि तीनों एंगल सेम है, ये भी तीनों एंगल वैसे ही हैं सारे ट्रायंगल्स में। तो क्या आपको एक कंक्लूजन समझ आ रहा है कि आपके दो ही तरीके के ट्रायंगल बनेंगे? ये जैसे भी होंगे सारे अपने आप में सिमिलर होंगे, ये भी सारे अपने आप में सिमिलर होंगे, पर इन दो के अलावा कोई और अलग तीसरा तरीके का ट्रायंगल नहीं बनेगा। जो बन भी रहा था वो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई है। तो क्या ये दो बातें आपको क्लियर हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये क्वेश्चन समझ आया पूरी क्लैरिटी के साथ? इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से नोटिस करना और एक एक चीज अच्छे से पढ़ना। सारा डेटा आपके सामने है, पढ़ो। If t be a real number satisfying the equation, तो t एक रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अच्छी बात है। तो अगेन क्यूबिक इक्वेशन अगर आप देख पा रहे हो, तो पर इसमें फिर समस्या ये है कि t के साथ एक उसने a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें दिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a ऑफ द पैरामीटर a फॉर विच द इक्वेशन, कौन सी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू टी। अब उसने t में एक और इक्वेशन दे दी। t क्या है भाई, x प्लस 1/x। अगर ये देखा आपने और अगर ये आपने पढ़ा x प्लस 1/x, तो कुछ क्लियर हुआ। सुनना ध्यान से। गिव्स 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x। कुछ बहुत ही अजीबोगरीब हो गया सर, यहाँ के बाद तो कुछ समझ ही नहीं आया सेकेंड लाइन के बाद। तो मेरा कहना है एक एक करके पढ़ो। पहले तो ये वाला डेटा देखो, कुछ क्यूबिक है जो हम सॉल्व कर लेंगे, जिसके लिए a निकालना है, समझेंगे वो a के लिए क्या है। पर उससे पहले पता है ये जो दूसरा वाला डेटा है t जो है वो क्या है वो समझो। सर t जो आपको दिया जा रहा है ना, वो है x प्लस 1/x। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि x प्लस 1/x को जब मैं देखता हूँ तो एक बत्ती आपकी जलनी चाहिए। क्या कि सर x प्लस 1/x एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमेशा 2 से बड़ा या -2 से छोटा होता है। अगर x पॉजिटिव है तो 2 या 2 से बड़ा, और x अगर नेगेटिव है तो -2 के इक्वल या उससे छोटा। यानी मैं ये कह पा रहा हूँ कि सर x प्लस 1/x हमेशा क्या होता है, या तो 2 से बड़ा होता है, या फिर x प्लस 1/x हमेशा -2 से छोटा होता है। क्या आपको ये बात समझ आई? आपने देखा है अगर कोई एक्सप्रेशन 2 से बड़ा या -2 से छोटा हो, मतलब उसका मॉड 2 से बड़ा है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मॉड ऑफ x प्लस 1/x जो है वो आपका हमेशा 2 से बड़ा है। आप सुन रहे हो उसके थ्रू हमें कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। और अगर मुझे ये पता चला कि मॉड ऑफ x प्लस 1/x अगर आपका 2 या 2 से बड़ा है, तो t को उसने क्या कहा था, t को उसने x प्लस 1/x कहा था। यानी उसने क्या हिंट आपको देने की कोशिश की, उसने आपको ये हिंट देने की कोशिश की जो t का मॉड है, आपका t का जो मॉड है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा है। यानी इसके थ्रू वो आपको ये इम्प्लाई करना चाह रहा है कि t या तो, आई होप मेरी बातें कंफ्यूजिंग नहीं है, इसके थ्रू वो क्लियरली ये इम्प्लाई करना चाह रहा है कि t या तो 2 से बड़ा है या फिर -2 से छोटा है। क्या ये बात आपको याद रहेगी? t जो है वो या तो 2 से बड़ा है या -2 से छोटा है। यानी टेक्निकली वो जो क्यूबिक इक्वेशन है, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वो जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन है उसका कोई भी रूट, उसका रूट मतलब क्या, क्यूबिक इक्वेशन में कौन है t, उसका कोई भी रूट -2 से 2 के बीच में नहीं होना चाहिए। सर आप समझो ना, t जो है जो उस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, t वैल्यू वही है ना जो उसका रूट है, मतलब उसका रूट या तो -2 के इक्वल और उससे छोटा हो, या फिर +2 के इक्वल या इससे बड़ा हो। मतलब वो जो क्यूबिक इक्वेशन है वो x एक्सिस को -2 से 2 के बीच में कहीं इंटरसेक्ट ना करे। चल जाएगा अगर वो -2 पर या +2 पर इंटरसेक्ट करे, पर जो नहीं चलेगा वो ये कि वो -2 और 2 के बीच में किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे, वरना वहाँ पर मेरे लिए समस्या होगी। ये डेटा डाइजेस्ट हो पा रहा है, इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कंक्लूजन अपने पास रखना, इस लाइन का बस इतना सा ही मतलब है ना। बाकी सारी देख लेंगे बातें। फिर वो क्या कह रहे हैं, गिव्स द पैरामीटर a फॉर विच दिस इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू t गिव्स 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x का क्या मतलब है, इस कंक्लूजन पर मैं आऊँगा, पर जितनी बातें मुझे अभी पता चली हैं उसके बेसिस पर मैं कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो 2t क्यूब -90 स्क्वायर प्लस 30 माइनस a इज इक्वल टू 0। अगर मैंने कहा मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ f ऑफ x, है ना, एक फंक्शन मान लेता हूँ f ऑफ x जो कि कितना है 2t क्यूब -90 स्क्वायर
प्लस 30 माइनस ए। मैंने एक फंक्शन मान लिया एफ ऑफ एक्स। आई होप आपको प्रक्रिया या प्रोसेस पता है। सर अगर आपको एफ ऑफ एक्स आपने माना है तो आप निकाल लेंगे क्या, आप निकालेंगे अब एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स से मुझे कुछ तो पता चलेगा, उससे मैं क्या देखूंगा, एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट। तो भाई देखो एफ डैश एक्स क्या निकल कर आ रहा है सर, आप निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स अगर आप निकालते हैं तो 3 × 2 कितना 6 टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 18 टी, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं तो इनकी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा अगला टास्क क्या होता है सर, मैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखूंगा। जब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखूंगा मतलब यहाँ से मैं 6 टी अगर आपकी अनुमति हो तो कॉमन ले सकता हूँ क्या। अगर मैंने 6 टी कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ तो बच रहा है टी और यहाँ कितना बच रहा है 3, है ना। और यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कौन सी दो वैल्यूज बोलोगे भाई, एक तो सर टी की वैल्यू यहाँ से आप देखो कितनी आ रही है 0, और अगर आप टी की वैल्यू एक यहाँ से देखते हो कितनी आ रही है 3। इन दो वैल्यूज का क्या मतलब है, जब आपको पता चलता है कि टी की ये दो वैल्यूज हैं 0 और 3, मतलब सर यहाँ पर एफ डैश अमरीली सॉरी मैंने एफ डैश एक्स ले लिया है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप कहने को इसे एफ टी मान लेते क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल एक्स नहीं है, वहाँ पर वेरिएबल टी है। तो मैंने इसे एफ टी कह लिया, इसे मैंने एफ डैश टी कह लिया, इसे भी मैंने एफ डैश टी कह लिया। कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, मतलब कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा, पर हाँ मैथमेटिकली हम सही होना चाह रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ जो ये 0 और 3 मुझे पॉइंट्स मिले हैं ये क्या होंगे सर, जाहिर सी बात है 0 और 3 आपके मैक्सिमा और मिनिमा होंगे, क्योंकि वो पॉइंट्स है जहां पर एफ डैश टी 0 हो रहा है, मतलब एफ एक्स अपना सॉरी एफ टी जो है आपका वो उन दो पॉइंट्स पर अपने मैक्सिमा और मिनिमा अटेन करेगा। अब किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा ये भी बात कर लेते हैं। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ सर, बड़ी बेसिक सी साधारण सी बात है। यहाँ पर देखो अगर आपने वही नेगेटिव इन्फिनिटी पास किया तो टी क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी काफ़ी बड़ा और ओवरऑल आपको माइनस में इन्फिनिटी तक ये जा रहा होगा। जब प्लस इन्फिनिटी पास किया तो काफ़ी बड़ा वैल्यू और फिर ले देकर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक कहानी जाएगी। आप ये बात समझ पाए। अच्छा, इस दौरान मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि 0 और 3 पर मुझे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे, है ना। कैसे मिलेंगे उन पर भी बात समझ लेते हैं। अब देखो मुझे अभी तो ये पता नहीं चल रहा है कि 0 पर वैल्यू कैसे आएगी और 3 पर कैसे आएगी। देखो आप गैस करने की भी कोशिश करो। 0 अगर पास किया तो 0 और 0 तो कितना आ जाएगा 30 माइनस है। अब मुझे नहीं पता ना 30 माइनस ए कैसा होगा। अच्छा 3 पास किया तो 2 × 3 का क्यूब माइनस 9 × 3 का स्क्वायर। कुछ खासी जानकारी नहीं पता चल रही, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, पर ऑफ कोर्स कोई खास डेटा कोई खास इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रही। बस इतना पता है कि 0 और 3 आपके मैक्सिमा और मिनिमा होंगे। अब मुझे क्या चाहिए थे सर, मुझे कुछ इस तरीके से टी चाहिए। अब इस कंक्लूजन पर आना, हमारा जो टी है सर वो जो रूट है, यानी जिस पॉइंट पर आप एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करवाना चाह रहे हो, जो ओवरऑल टी आ रहा है आपका सर, वो -2 से 2 के बीच में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे तो अच्छा है, क्योंकि टी जो है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा या -2 या उससे छोटा होना चाहिए। मैंने जो अभी तक जितना कंक्लूजन निकाला है उसके आधार पर, है ना। तो अगर ये सर आपका वाई एक्सिस था तो एक्स एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स आप मान लो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को फाइनली वर्कआउट करने में, है ना। तो कुछ पॉइंट्स क्या हेल्प करेंगे ज़रा वो समझ लेते हैं। एक तो ऑफ कोर्स पॉइंट क्या होगा आपका 0, एक -2, एक 2 और एक 3, है ना। तो ओवरऑल कुछ पॉइंट्स होंगे, है ना, जैसे कि कहीं ना कहीं 0 होगा, कहीं ना कहीं -2 होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा 2 होगा, और कहीं ना कहीं लेट्स से 3 होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे, क्या क्या, -2, 0, 2 और 3। क्योंकि हमने ये देखा है आपका जो भी कर्व जाएगा वो -2 से 2 के बीच में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, हमने कंक्लूजन निकाला है। दूसरी बात, 0 पर मेरे ख्याल से वो मैक्सिमा ही अटेन करेगा, क्योंकि इससे पहले फंक्शन आपका -इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग रहा होगा। इसके बाद डिक्रीज होगा 3 तक, 3 पे अपना मिनिमा अटेन करेगा और फिर मैक्सिमा अटेन करेगा। एक कॉमन सेंस वाली बात है उन्हीं सिनेरियो पर बेस्ड जो अभी तक हमने एक्सप्लोर किए हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ एक सिनेरियो जो मेरे जहन में आ रहा है वो क्या, कि सर आपका कर्व कुछ अगर इस तरीके से जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही बनेगा, पर मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो होता कि 0 पर आप मैक्सिमा अटेन करते, फिर आप 3 तक आते, है ना। अब मैंने 2 पर उसको इंटरसेक्ट करवा दिया, लेकिन आप बात समझने की कोशिश करना। मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं एक सिनेरियो बना के बस आपको समझा रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा होता, है ना, अगर मान लो ऐसा होता, ये 3 पर आकर फिर उड़ जाता, अगर ग्राफ कुछ ऐसा बनता। आपको कुछ बात समझ आ रही है? इस ग्राफ में फ़ायदा क्या हुआ सर? इस ग्राफ में फ़ायदा ये हो रहा है, आई होप आपको बातें समझ आ रही है और कंफ्यूजिंग नहीं है ना। मैं थोड़ा सा डॉटेड सा पार्ट बना लेता हूँ ताकि मुझे ना चीज़ें समझानी आसान हो जाए। जैसे आपका एक ग्राफ जा रहा होगा, ये ग्राफ कुछ यहाँ पर आकर ऐसा जा रहा होगा, इसमें मैं आपको समझा अच्छे से पाऊंगा। ये है वही कंटिन्यूअस कर्व, लेकिन मैंने उसे थोड़ा ऐसा बनाया है। आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि मैंने बस ड्रॉ करने के लिए उसकी थोड़ी सी इस पार्ट की हेल्प ली है। अब आप बात समझना,
यहाँ पर पूरा क्रक्स छुपा हुआ है। कैसा क्रक्स सर? एक तो जाहिर सी बात है 3 पर आपका एफ डैश एक्स 0 है तो उस पर आपको एक मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, और एक आपका 0 पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा क्योंकि एफ डैश टी वहाँ पर भी 0 है। ये बातें तो डाइजेस्ट हो रही है, लेकिन सर क्या होगा सिनेरियो, कैसे होगा, कितने रूट्स आएंगे, ये सारी कहानी बताने के लिए अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट लाइन रोल प्ले करेगी। क्या वो कह रहा है? इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, इस लाइन को बहुत अच्छे से देखो, इससे आपको हर एक बात समझ आ जाएगी कि एग्जैक्टली मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ और क्या करना चाह रहा हूँ। क्या आप मेरा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा पॉइंट समझ पा रहे हो कि मुझे कैसे रूट्स चाहिए? ध्यान से सुना, मुझे x प्लस 1/x जो है, जो कि t के इक्वल है, वो इस तरीके से है कि ये इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, ये जितनी भी दे रही है मुझे नहीं पता, पर ये जो इक्वेशन है कौन सी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू t गिव्स 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x। अब एक बात सुनना, ये 6 कब देगा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना, यहीं पर आपका क्रक्स छुपा हुआ है। देखो मान लो आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 1/x, है ना, ये एक इक्वेशन है, मान लो ये एक इक्वेशन है, और इसके इक्वल में लेट्स से लिखा हुआ है कितना 3। तो क्या कोई ना कोई x की रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो? तो मैं क्या करूंगा, इससे थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, बस आपको एक बात समझाने के लिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पर x को यहाँ पास कर दोगे तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर x गया तो वो हो जाएगा कितना 3x। फिर आप क्या लिखोगे, 3x को इधर लाओगे तो x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आप कहोगे सर श्रीधर आचार्य से इसके रूट्स निकाल लेते हैं, आपको लग रहा हो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, -3 प्रोडक्ट, -3 सम चाहिए, प्रोडक्ट 1 चाहिए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो एक काम करते हैं सर, श्रीधर आचार्य वो क्या कहती है, -b यानी माइनस ऑफ -3 प्लस 3 √b², 3 का स्क्वायर कितना, आई थिंक 9, -4ac, 4 इंटू 1 कितना 4, डिवाइडेड बाय कितना 2a, और अगर इस वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो 9 - 4 कितना √5, तो एक वैल्यू तो आई 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, सुनिएगा ध्यान से, है ना, और एक वैल्यू क्या आई 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे x की 2 वैल्यूज़ मिली, मुझे x की 2 वैल्यूज़ मिली। अब अगर मुझे x की 2 वैल्यूज़ मिली हैं तो मुझे x की ऐसे, जब t की, ये क्या था x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग, ये जो 3 हमने लिया है ये एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यही तो t है। मतलब t की कोई वैल्यू जो कि अगर मैं -2 से छोटी उसके इक्वल और या फिर +2 के इक्वल या उससे बड़ी रखूंगा तो मुझे ये इक्वेशन 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू देगी। तो अगर मैं t की 3 वैल्यू निकाल लूं, आई रिपीट, मैं t की कुछ इस तरह की, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी, है ना, कुछ ऐसी वैल्यूज निकाल लूं जो -2 से छोटी हो या फिर ऑफकोर्स 2 से बड़ी हो, ऐसी 3 अलग अलग वैल्यूज निकाल लूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने क्या निकाल लिया, लेट्स से -5 निकाला, 3 निकाला और 8 निकाला, तो ऑफकोर्स x प्लस 1/x को जब इसके इक्वल रखूंगा तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी, x प्लस 1x को जब इसके इक्वल रखूंगा तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी, और इसको जब इसके इक्वल रखूंगा तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी। आप समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई होप आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो उस पॉइंट को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, और ऐसा क्यों हो रहा है ये बात भी आप समझ पा रहे हो, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल जो वो बात कह रहा है वो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। जब वो आपसे क्या मांग रहा है, जब वो आपसे मांग रहा है कि इसके 6 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, तो अगर इस इक्वेशन के 6 रूट्स चाहिए, अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो इस इक्वेशन के 3 रियल रूट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर एक t मिलता है तो 2x मिल जाते हैं। तो अगर मुझे 6x चाहिए तो मुझे 3 अलग अलग t चाहिए, क्योंकि मुझे 6 डिस्टिंक्ट x चाहिए तो मुझे 3 डिस्टिंक्ट t चाहिए होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, एक t से 2 डिस्टिंक्ट x मिल जाते हैं, तो 3 t से 6 डिस्टिंक्ट x मिल जाएंगे, और वो तीनों t डिस्टिंक्ट होने चाहिए। आई रिपीट, इस क्वेश्चन का क्रक्स इस सिंपल से पॉइंट पर आकर बॉइल डाउन होता है कि इस इक्वेशन को आपको क्या चाहिए, इस इक्वेशन के आपको 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए। और उस बात में एक और बात, एक और ज़रूरी बात जो आप लगाना मत भूलिएगा, वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऐसे ही होने चाहिए कि वो -2 से छोटे और +2 से बड़े हों, क्योंकि अगर t की कोई भी वैल्यू मैंने -2 से 2 के बीच ली तो उस केस में x प्लस 1/x कभी भी उसके इक्वल हो ही नहीं पाएगा। अगर आपको मेरा यकीन नहीं होता तो कोई भी वैल्यू ट्राई कर लो, जैसे कि मान लो मैं एक वैल्यू ट्राई करके बताता हूँ, एक वैल्यू मान लो, कुछ भी आपको जो लगे हम मान लेते हैं। जैसे आप कह रहे हो सर x प्लस 1/x 1 नहीं हो सकता क्या, आप ट्राई कर लो, ये कितना हुआ x², ये हो गया 1, ये हो गया x, ये हो जाता है x² माइनस x प्लस 1। आप श्रीधर आचार्य से मुझे इसके रूट्स बता दो, आप देखो क्या आ जाएगा, -b तो 1 प्लस माइनस √b² 1 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आपको दिख रही है समस्या? माइनस
3 का अंडर रूट। आई होप समस्या दिख रही। तो क्लियर सी बात है, -2 से कोई बड़ी वैल्यू और 2 से कोई छोटी वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू को आप यहाँ नहीं रख सकते। तो ये कंस्ट्रेंट तो वहाँ चलेगा कि जो आपका t है वो जाहिर सी बात है, जो आपका t है वो -2 से 2 के बीच नहीं होगा। -2 हो जाएगा एक बार चलेगा, 2 हो जाएगा एक बार चलेगा, पर पता है उसमें भी समस्या है। बताता हूँ क्या समस्या है, सुनना। मैं t को -2 और 2 लेना भी अफोर्ड क्यों नहीं कर सकता वो समझाता हूँ, सोच के देखना। t को अगर मैंने 2 ले लिया, मतलब मैंने क्या लिया, x + 1/x को 2 ले लिया। अब सुनना ध्यान से, ये कितना हो गया सर, ये हो जाता है x², ये +1 = कितना 2x, ये इधर आया तो x² +1, 1 को 1² -2x लिख लो। क्या आपको समझ आ रहा है, a² + b² - 2ab, तो कितना हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो आपको समझ आ रहा है x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। आप सोचो अगर मैंने t की वैल्यू 2 और इसी तरीके से -2 भी ली होती तो मुझे x की 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं मिलती। जब मुझे x की 6 डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए तो मुझे t की तो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए ही चाहिए, और उनमें मैं 2 और -2 भी नहीं लूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 2 लूंगा तो x की एक ही वैल्यू मिलेंगी, मतलब वो रिपीटेड रूट है। आप समझ पा रहे हो ना रिपीटेड रूट क्यों है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, प्लीज ध्यान से सुनो इस बात को और अच्छे से समझो कि मैं -2 और 2 भी नहीं ले सकता। मतलब इस बात को अगर और रिफाइन करके मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि t जो है वो हमेशा 2 से बड़ा, या फिर t जो है वो हमेशा -2 से छोटा। यानी टेक्निकली मॉड t तो आपका 2 से बड़ा होना चाहिए। ये बात और रिफाइन होकर निकल कर आई है। और ये क्यों निकल कर आई है बात समझ आ रही है ना, क्योंकि मुझे कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए थे, मुझे आपको 6 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देने थे। क्या अब आपको बात समझ आ रही है। तो मैंने ये ग्राफ क्यों बनाया है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल रही है क्या। तो मुझे ये समझ आ रहा है सर कि आपका 0 पर जो फंक्शन है और 3 पर जो वैल्यू है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि तभी जाकर आप x एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट करोगे। सुन रहे हैं आप लोग, तब ही जाकर आप x एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट करोगे। और दूसरी कंडीशन कि t -2 से छोटा हो और t 2 से बड़ा हो, ये तो हम अप्लाई कर ही लेंगे अभी, पर पहले तो ये बात समझ आ रही है क्या। तो मैं पहली कंडीशन तो क्या अप्लाई कर रहा हूँ कि आपका f(0) और f(3) क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्या ये बात आपको समझ आई। f(0) मतलब क्या, 0 तो कितना 30 - a, ये कितना रखा मैंने भाई, ये आपका आ गया भाई 30 - a। और अगर 3 रखा तो 3 रखते ही कितना आता है वो भी देख लो। 3 रखते ही 3 का क्यूब आई थिंक 27, 27 × 2 कितना 54, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 9 कितना 81। तो अगर मैं कुछ वैल्यूज भूल ना जाऊँ इसलिए ये निकाल लेता हूँ। ये है 81 और ये कितना आया था आई थिंक 27 का डबल ना 54। और कुछ आ रहा है क्या, 30 - a है तो 30 तो आपको डील करना है, तो 30 ये रहा। कुछ भी मैंने गलत लिखा हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लो। 27 का डबल 54, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 9 81। अब देखो आप 54 + 30 आई थिंक 84, 84 में से 81 सब्ट्रैक्ट किया तो आई थिंक 3 आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 3 - a, सही लिख रहा हूँ क्या। तो आपने जब f(3) निकाला तो दैट टर्न्स आउट टू बी कितना 3 - a < 0। एक छोटा सा काम कर लेते हैं, यहाँ से भी नेगेटिव और यहाँ से भी नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a - 30 और ये कितना हो जाएगा a - 3। साइन चेंज मत करना इनइक्वालिटी का, मैंने कोई नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसमें से भी नेगेटिव साइन कॉमन लिया, इसमें से भी लिया, तो दोनों का प्रोडक्ट यहीं कहीं पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से देखें तो आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई करोगे तो आप कहोगे a कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 30 आ रहा है, फिर वही बात पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि a आपका 3 से 30 तक निकल कर आ रहा है। आई रिपीट, मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है सर कि a जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक निकल कर आ रहा है, वो आपका 3 से 30 तक निकल कर आ रहा है। क्या ये बात आपको समझ आई। लेकिन क्या बस इतना कहना काफ़ी है कि सर a अगर आपका 3 से 30 तक है तो आपको इसके अलावा कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना है सर एक डेटा आप मिस कर रहे हो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे हो। आप सोच के देखो ना, एक सिंपल सी बात, आप अगर -2 पर कोई रूट नहीं चाहते हो तो -2 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और -2 पर इस फंक्शन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मुझे दिख रहा है -2 पर इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब मुझे एक कंडीशन और लगानी है कि f(-2) क्या हो, पॉजिटिव। 1 मिनट सर, मुझे 2 पर भी कोई रूट नहीं चाहिए। आई रिपीट, मुझे 2 पर भी कोई रूट नहीं चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। तो 2 पर इसकी वैल्यू होनी क्या चाहिए सर, 2 पर अगर आपने इसकी वैल्यू चेक की तो आपको ये पता चलेगा कि 2 पर ये फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव। तो एक और रादर 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन अभी लगना बाकी हैं कि आपका f(-2) और f(2) भी क्या हो, पॉजिटिव। क्या ये कंडीशन क्यों लग रही है, समझ आ रहा है। तो अभी तक मैं इस कंक्लूजन तक आया कि a आपका 3 से 30 के बीच हो। लेकिन एक मिनट, आपका f(2) और f(-2), अच्छा f(t) है क्या वैसे। f(t) जो है आपका दैट वाज 2t³ - 90² + 30 - a, होपफुली यही है
2t³ माइनस 90² प्लस 30 माइनस ए। अब अगर मैंने निकाला f(2) है ना, f(2) कितना आ रहा है देखो जरा ध्यान से, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, सही लिख रहा हूँ क्या, 2 का स्क्वायर 4, 9 इंटू 4 कितना होता है 36 प्लस 30 माइनस ए। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 9 36, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में पता नहीं क्यों एरर कर देता हूँ, है ना। इससे तो मैं लिखूंगा, पर पहले मैं f(-2) भी निकाल ही लेता हूँ। f(-2) -2 का क्यूब -8 इंटू 2 कितना -16, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 इंटू 9 कितना -36, और क्या प्लस 30 माइनस ए। मुझे चाहिए कि ये दोनों भी क्या हों, ये दोनों भी आपके पॉजिटिव हों। अगर ये दोनों भी पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, गौर से नोटिस करिएगा। अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो देखो -36 प्लस 30 -6, 16 माइनस 6 10, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 माइनस ए ग्रेटर देन 0। यहाँ से निकल कर आ रहा है, अगर ए वहाँ गया तो ए शुड बी लेस देन 10। आप सुन रहे हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, आई होप नहीं किया है ना। 36 और 30 कितना -6, 10, 10 माइनस ए उधर गया तो 10 से छोटा। यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ध्यान से नोटिस करना, -36 प्लस 30 कितना -6, -16 माइनस 6 -22, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है -22 माइनस ए ग्रेटर देन 0, है ना। अगर ए को वहाँ पहुँचाया तो सर ए जो है आपका वो क्या होना चाहिए, ए जो है आपका वो होना चाहिए -22 से छोटा। और इसने आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या लाकर खड़ी कर दी। अगर आप मेरी बात देख रहे हो, सर इस लाइन के पहले तक मेरा जीवन बहुत सुलझा हुआ था, मतलब अगर बस आप इतना भी कह देते ना, अगर ये बात नहीं होती तो ए 10 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं अपना आंसर कह देता 10 से 30 तक। लेकिन सारी गड़बड़ी आ गई इस लाइन की वजह से। आपको एक कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ, आप सोचो ज़रा सिंपल सा दिमाग लगाकर सोचो। इसने क्या कहा, इसने कहा ए जो है सर आपका 3 से 30 के बीच होगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम 3 से 30 के बीच वैल्यूज़ ले लेंगे। पर अभी एक और कंडीशन आना बाकी थी। उसने कहा सर ए जो है आपका वो 10 से ना छोटा होगा। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स 10 से 30 नहीं, उस केस में अगर मैंने जब कहा था तो 3 से 30 होता है ना, तो 10 से छोटा होगा, तो मैंने आपकी ये बात मान ली होती। पर आपने एक और बात कह दी कि नहीं सर अभी एक कंडीशन और लगना बाकी है, ए जो है आपका वो -22 से छोटा होगा। आपको गड़बड़ समझ आ रही है? मुझे ऐसा कोई भी जोन बता दो जहाँ पे तीनों खुश हों। ये कुछ वैल्यूज़ है -22 से छोटी जहाँ पर ये दोनों खुश हैं पर ये नहीं है, इस दौरान ये दोनों खुश है पर ये नहीं है, और इस दौरान तो सिर्फ ये अकेला खुश है। तो तीनों कहीं पर खुश है क्या? मेरे ख्याल से तीनों की कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं। मतलब बहुत हद तक ये दोनों सुलझे हुए थे, पर सारी गड़बड़ी इसने कर दी मेरे ख्याल से। तो मैं कहना चाहूँगा ए की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो। कैसी कंडीशन? कि इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं जो कि आ सकते थे, पर आए तो आए और ऐसे आए कि वो -2 से छोटे और +2 से बड़े ही हों, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते और इसे सेटिस्फाई करवाकर फिर इस इक्वेशन के 6 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देते, क्योंकि टी की मुझे 3 अलग अलग वैल्यूज मिलती। अब मेरी बात समझ पाएगा? और इस बेसिस पर हम एक कंक्लूजन देंगे कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा हम नहीं कर पा रहे। कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कुछ भी कॉमन आ जाता ना यहाँ पर तो मैं उसे आंसर मार्क कर देता। बहुत मुश्किल तो नहीं है बातें समझना। अब आप क्यूबिक इक्वेशंस के साथ कंफर्टेबल हैं कि कैसे मैक्सिमा या मिनिमा या मोनोटोनिसिटी का कंसेप्ट हमारी हेल्प करता है चीज़ों को वर्कआउट करने में, और कैसे हम चीज़ें सोचते हैं। थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली तो एक और सवाल जो कि आपके लिए है आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। एंड आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जानते हैं इनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पूरी कहानी आपको याद है। क्या क्या कर लो, पहले सोच लो डोमेन क्या होगा, फिर जो पॉइंट्स डोमेन में नहीं होंगे, जो भी पॉइंट्स डोमेन में नहीं होंगे वहाँ पर उनको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अप्रोच करवा लो। इसको अगर -∞ और +∞ तक जा रहे हैं तो उन्हें भी अप्रोच करवा लो कि फंक्शन -∞ और +∞ को अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा। आई होप आपको दिख ही रहा है, 1 को अप्रोच करेगा। दूसरी ज़रूरी बात, इसको ये 0 कब होगा वो देख लो, इस फंक्शन की वैल्यू 0 कब होगी वो x की वैल्यूज़ निकाल लो। और क्या देख लो भाई, इसके अलावा डिसकंटिन्यूटी यहाँ से पता चल ही जाएगी, है ना, मतलब डोमेन से पता चल जाएगी सच कहूँ तो। और इसके अलावा मेरे ख्याल से अब आप इतनी जब चीज़ें चेक कर चुके हो
तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स क्यों निकाल लोगे? क्योंकि एफ डैश एक्स निकाल लोगे और उसे 0 रख दोगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल जाएंगे। और आप मैक्सिमा या मिनिमा देख लो। मैक्सिमा या मिनिमा देखने का तरीका क्या रहेगा? आप देखो कि कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, कब इंक्रीजिंग है, कि वो कैसे दिखेगा? एफ डैश एक्स आपका वेवी कर्व मेथड लगा देना, पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ जाएगा। और जब इतनी बातें पता चल जाएंगी तो आप एक मोटा मोटा कर्वेचर बना पाओगे जो कि कुछ इन बातों से मैच होगा। क्या ये बातें समझ आई हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसे आप ड्रॉ करेंगे और कैसे आंसर निकालेंगे? तो काफ़ी सारी हिंट आपको दी हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं, तो कोशिश करिएगा और इस बातों से मेल खाता हुआ, मैच होता हुआ आपका ग्राफ बनता है नहीं, इसे क्रॉस चेक करिएगा। ये आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। देन अगला सवाल, घबराइएगा मत, ध्यान से सुनिएगा। y जो है वो है x + 1 की पावर 2/3, x - 1 की पावर 2/3। ज़रा सोचेगा, कुछ पॉइंट्स देखिएगा कि ये कहाँ 0 हो सकता है, इसके डोमेन में क्या समस्या है, इसकी रेंज क्या आ रही है, ये कब किस वैल्यू को अप्रोच करने पर कहाँ अप्रोच कर रहा है, -∞ पर जा रहा है तो क्या हो रहा है, +∞ पर जा रहा है तो क्या हो रहा है। फिर निकाल लेना अपना एफ डैश एक्स, उसे 0 रख देना, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट आपके मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा आ जाएगा और आप पता कर लेना ये कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग और एक मोटा मोटा कर्वेचर बना देना। मुश्किल तो नहीं है। आई होप आप ड्रॉ कर पाएंगे और निकाल पाएंगे अपना आंसर। अगर ये समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से नोटिस करिए, ये आज का आपका अगला सवाल। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है 4 log x/x²। मेरा यकीन करिए हमने ड्रॉ किया है e⁻x/x², हमने ड्रॉ किया है x × e⁻x। तो कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा है। डोमेन देखो क्या आ जाएगी, कुछ तो समझ आ रहा होगा आपको कि log x क्या नहीं लेगा, x² डिनोमिनेटर में है तो क्या नहीं लेगा। तो उन वैल्यूज़ को आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो क्या होगा, और लेफ्ट हैंड साइड से ही करना है या राइट हैंड साइड से ही करना है, किसी एक तरफ से ही करना है, तो वो भी हमें देख लेना है। और ये सारी बातें चेक करते हुए जब मैं पता करूँगा तो मैं कहूँगा कि सर अब आप अगला काम क्या कर लो, एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो क्या पता चलेगा, हम देख लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स और फिर वही सारी कहानी। आई होप अब आप कर्वेचर को लेके क्लैरिटी ला पा रहे हो कि एग्जैक्टली हम चीज़ें कैसे सोच रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम जो आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, इसमें अब हमने क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स को, नेचर को लेकर बातें की हैं। अब हम क्लैरिटी और लेंगे कि ये जो कंसेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का, यानी मोनोटोनिसिटी का, इससे और क्या क्या चीज़ें समझी जा सकती हैं, उसके और क्या क्या रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस हो सकते हैं, उन्हें हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।